नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 28 मई से 30 मई तक उत्तराखंड के 3 दिवसीय महत्वपूर्ण संगठनात्मक दौरे पर हैं। इस दौरान वो पार्टी संगठन को मजबूत करने, कार्यकर्ताओं से संवाद करने और राज्य की राजनीतिक व संगठनात्मक गतिविधियों की समीक्षा करेंगे। भाजपा की ओर से जारी कार्यक्रम के मुताबिक उनका यह दौरा संगठनात्मक बैठकों, जनसंवाद, आध्यात्मिक कार्यक्रमों और युवा संवाद जैसे कई अहम आयोजनों से भरा रहेगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन गुरुवार की शाम देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेंगे। वहां से वो सीधे बलबीर रोड स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय जाएंगे। रास्ते में कई स्थानों पर पार्टी कार्यकर्ता उनका भव्य स्वागत करेंगे। तो प्रदेश कार्यालय पहुंचने के बाद वो सबसे पहले भाजपा प्रदेश कोर कमेटी की बैठक करेंगे और फिर राज्य मंत्री परिषद के सदस्यों के साथ चर्चा भी करेंगे। वहीं मसूरी में गुरुवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे में पानी के टैंकर चालक की मौत हो गई। हादसा मसूरी देहरादून मार्ग पर गज्जी बैंड के पास हुआ, जहां पानी से भरा टैंकर अचानक अनियंत्रित होकर करीब 50 मीटर गहरी खाई में जा गिरा। हादसे के बाद क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई और स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही मसूरी पुलिस आपदा राहत उपकरणों के साथ मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से राहत एवं बचाव अभियान शुरू किया गया। कड़ी मशक्कत के बाद घायल चालक को खाई से बाहर निकालकर निजी वाहन से सिविल अस्पताल मसूरी पहुंचाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। मसूरी उप जिला चिकित्सालय के डॉक्टर प्रशांत ने बताया कि चालक को अस्पताल मृत अवस्था में लाया गया था। उन्होंने कहा कि मृतक के शरीर पर गंभीर चोटों के निशान थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों की स्पष्ट जानकारी मिल पाएगी। जो इन्फॉर्मेशन अभी मिली गई है, बेसिकली ब्रॉड डेड पेशेंट हॉस्पिटल में लाया गया है। तो ऐसा बताया जा रहा है कि ये लड़का जो है बेसिकली पानी का टैंकर चलाता था, बल्कि ट्रक ड्राइवर था ये। तो कुछ ऐसा हादसा हुआ कि जिसकी वजह से ट्रक पलटा गया है। तो अब हमने जब एग्जामिनेशन किया है यहाँ पे हॉस्पिटल में, तो इसमें एक सिग्निफिकेंट हेड इंजरी देखी जा रही है, जो कि काफ़ी डीप वुंड है और लगभग 5 से 6 सेंटीमीटर लंबा है वो साइज में, और काफ़ी ज़्यादा नेजल ब्लीड और साथ में हेड इंजरी देखी गई है इसमें। तो एग्जामिनेशन के दौरान हमें कोई वाइटल्स वैसे पाए नहीं गए हैं। बीपी, पल्स रेट सब एब्सेंट था। और भी अन्य एग्जामिनेशन हमने किए, जैसे कि डॉल्स आई मूवमेंट वगैरह हम लोग करके प्यूपिल रिस्पॉन्स चेक करते हैं आंखों का, तो वो भी हमें कोई पाया गया है नहीं एग्जामिनेशन में। तो अब हम आगे पोस्टमार्टम की कार्रवाई करेंगे, फिर आगे हम देखते हैं कि प्रोबेबल कॉज क्या हो सकता है डेथ का। पेशेंट का नाम कहाँ से था ये? पेशेंट का नाम था अक्षय असवाल और 27 साल का था ये लड़का। वहीं लक्सर में पत्रकारों और तहसील प्रशासन के बीच पिछले 6 दिनों से चल रहा विवाद आखिरकार खत्म हो गया। पत्रकारों की एकजुटता और लगातार बढ़ते दबाव के बाद प्रशासन को बड़ा फैसला लेना पड़ा। मयूर दीक्षित के सख्त हस्तक्षेप के बाद आरोपी कर्मचारी कुशाल सिंह रावत का तत्काल प्रभाव से स्थानांतरण कर दिया गया है। साथ ही उनका डिमोशन भी किया गया है। प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद 29 मई को प्रस्तावित जन आंदोलन को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। इस पूरे मामले में प्रेस क्लब, किसान संगठनों, अधिवक्ताओं और विभिन्न सामाजिक संगठनों ने पत्रकारों के समर्थन में एकजुट होकर संघर्ष किया। लगातार बढ़ते जन दबाव और पत्रकारों की एकता के आगे आखिरकार प्रशासन को झुकना पड़ा। पत्रकार संगठनों ने इसे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की ऐतिहासिक जीत बताया। उनका कहना है कि ये केवल प्रशासनिक कार्रवाई नहीं, बल्कि पत्रकार सम्मान और सच की आवाज की जीत है। और विवाद में यही था पत्रकारों का कि इन कर्मचारी का स्थानांतरण होना चाहिए, वैवाहिक जो कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इस विवाद ने इतना तूल पकड़ लिया था क्योंकि विभिन्न संगठन जो है पत्रकारों के पक्ष में आ गए थे और कहीं ना कहीं पत्रकारों की ये मांग थी कि इस कर्मचारी का स्थानांतरण होना चाहिए था। 2 बार वार्ता भी हुई प्रशासन के साथ में, लेकिन विफल रही। और आज जो है ये ऐतिहासिक जीत हुई है, ना कि पत्रकारों की बल्कि उन संगठनों की हुई है जो संयुक्त मोर्चे के साथ में पत्रकारों के साथ कदम कदम मिलाकर चल रहे थे। और इस जीत को हम लोकतंत्र की जीत कहते हैं। आज जो पत्रकारों के हित में जो फैसला है, आखिरकार जिला प्रशासन झुका और कर्मचारी का कुशाल सिंह रावत का जो है डिमोशन के बाद अब ट्रांसफर कर दिया गया। कि भाई सत्य विचलित हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता, और आज ये बात सिद्ध हुई है और असत्य पर सत्य की जीत हुई है। आज हमारे प्रवीण भाई जो प्रेस क्लब के अध्यक्ष हैं, उनके सम्मान में एक बहुत बड़ा दिन है। और आज जो फैसला आया है शासन की तरफ से, मैं डीएम साहब का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि यह पत्रकारों की एकता एवं उनके सहयोगी की एकता की जीत है। आरोपित कर्मचारी को यहाँ से हटा दिया गया है। 29 तारीख का जो कार्यक्रम था वह अपना भी स्वतः निरस्त हो गया है। यह सभी की एकजुटता का जीत है। और
वहीं कुर्बानी का पर्व ईद उल अजहा की नमाज गुरुवार को उत्तराखंड की विभिन्न मस्जिदों और ईदगाहों में अदा की गई। सभी ने देश की तरक्की और भाईचारे बनाए रखने के लिए दुआ मांगी। वहीं गांधी ग्राम स्थित गौसिया मस्जिद में 8:15 बजे ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के प्रदेश अध्यक्ष और नायब शहर काजी सैयद अशरफ हुसैन कादरी ने नमाज अदा कराई। उन्होंने कहा कि इस बात का भी ध्यान रखें कि कुर्बानी का फोटो वीडियो इंटरनेट मीडिया पर पोस्ट न करें। अपने परिवार के नौजवानों बच्चों को भी समझा दें। रुड़की में आसपास के क्षेत्र में बकरा ईद के मौके पर रुड़की के ईदगाह चौक स्थित ईदगाह, भगवानपुर के खेलपुर, लढौरा और जो राशि समेत विभिन्न स्थानों पर नमाज अदा की गई। इसके साथ ही सभी जगह कुर्बानी की रस्म अदा की जा रही है। पिछले साल तक ईदगाह में जगह कम होने पर सड़क तक नमाज अदा की जाती थी। इस बार पुलिस प्रशासन के सख्त आदेश के बाद मुस्लिम समाज के लोगों ने आदेश का पालन करते हुए ईदगाह के अंदर ही नमाज अदा की। बाहर सड़क पर पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने पहले ही नमाज नहीं पढ़ने के लिए कहा गया था। वहीं केदारनाथ, यमुनोत्री, हेमकुंड साहिब व आदि कैलाश यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षित, सुगम व सुव्यवस्थित यात्रा और अश्ववंशीय पशुओं, घोड़े, खच्चर के कल्याण को ध्यान में रखते हुए शासन ने बड़ा कदम उठाया है। इन यात्रा मार्गों पर पशुओं के संचालन के मानक प्रचलन कार्यविधि SOP जारी करने के साथ ही इसे तत्काल प्रभाव से लागू भी कर दिया गया है। साथ ही यात्रा मार्गों की वहन क्षमता भी निर्धारित की गई है। इसके तहत केदारनाथ मार्ग पर 5000, यमुनोत्री मार्ग पर 595 और हेमकुंड साहिब मार्ग पर 1050 घोड़े खच्चरों के संचालन की ही अनुमति होगी। उच्च न्यायालय और राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के निर्देशों के अनुरूप चारधाम यात्रा मार्गों पर पशुओं के संचालन को SOP बनाने को लंबे समय से कसरत चल रही थी। अब अपर सचिव पशुपालन संतोष बडोनी ने SOP जारी कर बुधवार को पशुपालन निदेशक को इसका क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। SOP के अनुसार यात्रा मार्गों पर संचालित सभी पशुओं का पंजीकरण अनिवार्य होगा। वहीं उत्तराखंड में भीषण गर्मी से परेशान लोगों को अब राहत मिलने जा रही है। मौसम विभाग ने प्रदेश में अगले 4 दिनों तक मौसम खराब रहने का पूर्वानुमान जारी किया है। इस दौरान कई जिलों में बारिश, ओलावृष्टि, आकाशीय बिजली और तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र और आपदा प्रबंधन विभाग को अलर्ट मोड पर रखा गया है। मौसम विभाग के अनुसार आज से उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। इन इलाकों में आकाशीय बिजली गिरने, ओलावृष्टि होने और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि प्रदेश में प्री मानसून गतिविधियां सक्रिय होने लगी हैं, जिसके चलते मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। इससे तापमान में गिरावट आएगी और लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। वहीं देहरादून में सौर जागरूकता स्मारिका पुस्तिका का विमोचन कार्यक्रम रखा गया, जिसमें पुष्कर सिंह धामी ने भी शिरकत की। सीधे लिए चलते। विशेष रूप से आप लोगों ने इसके लिए बड़ा प्रयास किया है, आप सबका भी मैं स्वागत करता हूं। और ये आज का अवसर केवल एक पुस्तिका विमोचन का अवसर नहीं है, यहाँ तक सीमित नहीं है, बल्कि भविष्य में क्या क्या चुनौतियां हमारे सामने आने वाली हैं, किस प्रकार से हमको उन चुनौतियों पर काम करना है, कैसे एक उज्जवल, आत्मनिर्भर और हरित भविष्य की दिशा में, ये हमारे संकल्पों का भी प्रतीक है। कि इन्होंने अभी सुंदरम साहब ने बताया कि इसका सौर कौथिक बीच में हम लोगों ने किया था ऊर्जा का, और निश्चित रूप से एक अच्छी शुरुआत हमारी हुई है और बहुत संभावनाएं हमारे राज्य में यहाँ भी हैं। वैसे तो पूरे देश में ही माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक इस क्षेत्र में बहुत हरित क्रांति हुई है, हरित एनर्जी के क्षेत्र में। और CEW द्वारा तैयार की गई ये पुस्तिका हमारी जन जागरूकता और ऊर्जा परिवर्तन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगी। और इस उत्कृष्ट प्रयास के लिए मैं आर मीनाक्षी सुंदरम जी को, मेहरबान सिंह जी को, डॉक्टर अरुणाभा घोष जी को और उनकी आपकी पूरी टीम को मैं बहुत बधाई देता हूं। और आज जिस प्रकार की चुनौतियां हमारे सामने समय समय पर आ रही है और पूरा विश्व आज जो जलवायु परिवर्तन है उसका, और बहुत सारा जो ग्लोबल वार्मिंग है उसके कारण से ऊर्जा संकट भी हो रहा है, और एनवायरमेंटल जो चैलेंजेज हैं उनका भी हमको सामना करना पड़ रहा है। यहाँ भी देखते हैं अभी हम लोगों ने चर्चा भी करी है किस प्रकार से हीट वेव चल रही है। ऐसे समय में सौर ऊर्जा केवल एक विकल्प नहीं है, बल्कि आने वाली जनरेशन के लिए उनके फ्यूचर के लिए एक बहुत ही आवश्यकता भी बन चुकी है।
और इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत उत्तराखंड में अनेक उपलब्धियां अर्जित की हैं, जो आज पूरे देश के लिए भी एक तरह से कहीं न कहीं उदाहरण है। ये हमारे लिए गर्व का विषय है कि राज्य में 40,000 रूफटॉप सोलर संयंत्रों का अपना प्रारंभिक लक्ष्य निर्धारित समय से ही पहले ही पूरा कर लिया गया है। और अभी हम लोग सीएम सौर स्वरोजगार योजना को भी दोबारा से उसको करने वाले हैं, उस पर भी हमारा काम चल रहा है। साथ ही जो हमारे निर्धारित संयंत्रों के जो लक्ष्य हैं उसमें से लगभग जो काम चल रहा है उसमें 95% काम यहाँ पर पूरा किया गया है। ये हम लोगों के लिए बड़ा गर्व का विषय है कि पीएम सूर्य घर योजना के प्रभावी क्रियान्वयन में उत्तराखंड राज्य देश के 9वें स्थान पर पहुंच गया है पूरे देश के अंदर। और यदि मैं आंकड़ों की बात करूं तो 2024 से लेकर अब तक यानी मात्र 2 वर्षों में हमारे राज्य ने यहाँ सौर ऊर्जा क्षमता में लगभग 10 गुना की वृद्धि दर्ज की है। इतना ही नहीं, आज राज्य में 20-30 मेगावाट से बढ़कर लगभग 290 मेगावाट क्षमता के रेजिडेंशियल रूफटॉप सोलर संयंत्र स्थापित करने में भी सफलता प्राप्त हुई है। और ये उपलब्धि केवल आंकड़ों की सफलता नहीं है कि कोई आंकड़े आ गए हैं, बल्कि ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर उत्तराखंड और भविष्य की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण कदम है। मैं यूपीसीएल उरेडा क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा इस अभियान से जुड़े हुए सभी विभागों में जिन जिन विभागों ने भी इसमें समन्वय का काम किया है, उन सभी संस्थाओं का भी मैं उनके समन्वित प्रयासों की सराहना करता हूं, क्योंकि जब किसी भी क्षेत्र में हम सफल होते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो ज़रूर किसी न किसी विभाग का नाम आ जाता है, किसी व्यक्ति का नाम आ जाता है, लेकिन उसके पीछे बहुत लोगों का समन्वित जो प्रयास होता है एक टीम भावना होती है। और मैं कहूँगा कि ये टीम उत्तराखंड की सामूहिक प्रतिबद्धता और उनके समर्पण का परिणाम है। सौर कौथिक व्यापक जन जागरूकता अभियान, नुक्कड़ नाटक तथा अधिकारियों के विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों ने प्रदेश में सौर ऊर्जा के प्रति एक अभूतपूर्व जन जागरण का जो वातावरण तैयार किया है। और इन्हीं सभी प्रयासों का आज परिणाम भी हमारे सामने आ रहा है और अनेक उपलब्धियां भी हमको दिखाई दे रही हैं। मैं सीडब्ल्यू की पूरी टीम को उनके सहयोग एवं उल्लेखनीय योगदान के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। हमारा उद्देश्य केवल सोलर संयंत्र स्थापित करना भर मात्र नहीं है, बल्कि उत्तराखंड के प्रत्येक नागरिक को एक स्वच्छ ऊर्जा क्रांति का सक्रिय भागीदार बनाना है। और ये हमारा संकल्प विकल्प रहित है कि सौर ऊर्जा के व्यापक उपयोग के माध्यम से आम नागरिकों के विद्युत व्यय में कमी लाई जाए, पर्यावरण संरक्षण को सशक्त बनाया जाए तथा आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ, सुरक्षित और हरित भविष्य प्रदान किया जा सके। और जब हम राज्य का बजट बना रहे थे, उस समय मैंने अपने राज्य के सभी जो स्पेशल जो अधिकारी लोग इस पर काम कर रहे थे, विशेष रूप से उनको मैंने कहा कि हमारे राज्य में बहुत संभावनाएं अलग अलग क्षेत्रों में हैं और बहुत सारा पोटेंशियल है हमारे पास, और बहुत सारा चीज़ ऐसा है कि जहाँ पर अब हमारा स्थायित्व आ गया है, यानी कि ठहराव आ गया है, तो उनसे आगे हमको निकलना होगा। इसी प्रकार हरित ऊर्जा के क्षेत्र में, अन्य क्षेत्रों में हमारे यहाँ जो पोटेंशियल है उसको निश्चित रूप से हमें उपयोग में लाना होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में उत्तराखंड नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भी देश के सामने एक प्रेरणादायक एवं एक आदर्श मॉडल के रूप में स्थापित होगा। बहुत सारे क्षेत्रों में पिछले 4-5 सालों में जो काम हमने किए हैं, जो भी डिसीजन यहाँ लिए हैं, उन सभी में आज वो पूरे देश के अंदर एक उदाहरण के रूप में दूसरे राज्य भी उसको देख रहे हैं। चाहे वो हमारा एसटीजी इंडेक्स हो, एसटीजी इंडेक्स में हम पहले नंबर पर हैं। प्रिपेयर्डनेस जो हमारा एक्सपोर्ट तैयारी सूचकांक है, उसमें भी हम पूरे देश में पहले दूसरे नंबर पर हैं। ऐसे बहुत सारे, चाहे पर्यटन का क्षेत्र हो, चाहे हमारा मत्स्य का क्षेत्र हो, कृषि का क्षेत्र हो, मोस्ट फिल्म फ्रेंडली
पुरस्कार यहाँ को मिलना हो, वाइब्रेंट विलेजों में अच्छा काम होना हो। तो जब एसटीजी रैंक में भी पहला स्थान आता है इंडेक्स में, तो उसके बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। उन पैरामीटर्स पर राज्य ने बहुत अच्छा काम किया है। नए नए कानून हमने बनाए हैं, 30 से ज़्यादा हमने पॉलिसी बनाई है नई। तो उन पॉलिसियों के माध्यम से अच्छा इन्वेस्टमेंट भी आया है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी आसान हुआ है, ईज ऑफ लिविंग भी आसान हुआ है। तो ऐसे बहुत सारे काम किए हैं यहाँ। यूसीसी का कानून हमने लागू किया और वो आज लगातार देश के अंदर अन्य राज्य भी, उत्तराखंड के बाद गुजरात ने किया, गुजरात के बाद कल आसाम ने कर दिया और राज्य भी इसको करने वाले हैं बहुत जल्दी। नकल का कानून यहाँ बनाया। सुधार के जितने हो सकती हैं वो सब चीज़ें कर रहे हैं हम। साइंस सिटी यहाँ पर बना रहे हैं, बहुत मतलब भारतवर्ष की चौथी होगी, वो 5वीं होगी पूरे देश की। बहुत बड़ी सिटी हमारी यहाँ बन रही है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, इनोवेशन का हो, एआई हो, और हम नवाचारों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। इस वर्ष हमारा यहाँ पर कुंभ मेला भी आयोजित होना है। 4 धाम यात्रा अभी चल रही है और एक माह से कुछ दिन ज़्यादा हुए हैं। 25 लाख का आंकड़ा अभी क्रॉस हो गया है अपने आप में, जो बड़ा रिकॉर्ड है। आदि कैलाश यात्रा जो 17,000 फुट पर होती है, वहाँ पर भी जो है लगभग हर दिन 1 से 1,500 लोग पहुँच रहे हैं, जहाँ पूरे साल भर में 500 लोग नहीं पहुँचते थे। अब चमत्कार हो गया। और कैंची धाम में रोज जो है 30,000 के लगभग लोग पहुँच रहे हैं। पूर्णागिरी में लगभग 22 लाख लोगों ने जो है पिछले 2-3 महीनों में वहाँ दर्शन कर लिए हैं। तो सब जगह नया नया चमत्कार हो रहा है। जैसे जैसे ज्ञान विज्ञान ये सब चीज़ें बढ़ रही हैं, भक्ति बढ़ रही है, श्रद्धा बढ़ रही है, भी इस बात का भी प्रमाण है कि ये सनातन का दौर भी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। यानी कि लोग भगवान की बनाई हुई व्यवस्था को अब बहुत गहरे से स्वीकार कर रहे हैं। मतलब जो हल्के में कभी होता होगा वो अब गहरे से लोग उसको ले रहे हैं और उन व्यवस्थाओं पर फिर से हम लौट रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस क्षेत्र में भी हमको एक मॉडल बनाना है जो अन्य राज्यों के लिए भी हो। और ये पुस्तिका हमारी जो है जन जन में ऊर्जा संरक्षण के प्रति और जन जागरूकता सहभागिता को और मजबूत करने का काम करेगी, व्यापक प्रचार प्रसार करेगी, लोगों को जागृत करेगी। एक बार मैं इस सराहनीय प्रयास के लिए आप सभी को हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और अपनी बात समाप्त करता हूँ। तक पहुंचाएंगे और जो हमारा लक्ष्य है उसको पूरा करेंगे। तो सूर्य भगवान की असीम कृपा है के ऊपर और इस कृपा का हम लोग को भरपूर उपयोग करना चाहिए। आप जगह जगह जंगल जा रहे हैं, लोग एजुकेट कर रहे हैं, लोग मोटिवेट होंगे इससे। मेरा तो मानना ये है कि इसको हर किसी घर में इसको लगाना चाहिए। ये एक ऐसा संसाधन है जो कभी नष्ट नहीं होगा।